होने चाहिए कि उन्हें याद रहे कि जहां जहां जाए वहां पर फरीदाबाद का नाम याद रहे। स्वागत है अग्रवाल साहब। परम आदरणीय मिस्टर ओपी शर्मा जी, जो हमारे साथ बार काउंसिल में रहे। मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी एक एक्टिंग चेयरमैन रहा और ओपी शर्मा जी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के एक्टिंग चेयरमैन रहे। मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का इलेक्टेड वाइस चेयरमैन रहा, तो ओपी शर्मा जी पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के इलेक्टेड वाइस चेयरमैन रहे। और जो खटाना साहब ने बात बोली, अभी हिंदुस्तान में सब जगह, ये आपके फरीदाबाद में नहीं, या हमारे रोहतक में नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने में ब्राह्मण्स को पूजा जाता है, चाहे कोई छोटा है उम्र में या बड़ा है, कोई पोजीशन में छोटा है या बड़ा है, परंतु ब्राह्मण्स के आशीर्वाद के बिना ना जन्म सही होता है ना मरण सही होता है। और हरियाणा का ब्राह्मण और बनिया भी जाट और गुर्जर के बराबर हो जाता है, क्योंकि इकट्ठे भाईचारे में रहते हैं। और ये ओपी शर्मा जी हैं, इनको नाम से कोई ना ये जानता हो सरनेम, काम से तो सबसे ऊपर है, कभी किसी से डरे नहीं। जात हमारे बनिए भी कमजोर कहलाते हैं और ब्राह्मण भी, परंतु मेरे बारे में, मैं वेस्ट कॉलेज रोहतक में स्टूडेंट हूँ, बढ़ के इस पोजीशन में नहीं, नहीं वो आपको मैं बता नहीं सकता। ये जो ये कैमरे के ऊपर तीन ट्रेन के डिब्बों में हमने आग लगाई। आज मेरे ऊपर केस नहीं चल सकता। जब मैंने आग लगाई थी, जब हरियाणा पंजाब का मामला था, 3 ट्रेन के डिब्बे में रोहतक में, जब हम हाफ पैंट में थे, तो मुझे बहुत खुशी है कि फरीदाबाद बार ने मुझे आपके बीच आने का मौका दिया। और मिस्टर विकास वर्मा जी मेरे साथ बहुत पुराने, वर्मा जी ने सौंपा था, आरपी वर्मा जी ने। और ये खरा जैसे बजा के देखो ना, जब ये मटका बजा के पहचान लेते हैं कि इसमें कोई छेद या वो पानी तो लीक नहीं होगा, ये बजा बजा के देखा हुआ है। जिसके साथ है, सिंसियरिटी के साथ है, अपना टाइम और पैसा लगाता है और दोस्ती को निभाता है। हिंदुस्तान मैंने यही नहीं देखा, सब जगह इसकी ड्यूटी हमने लंदन में लगाई। जब हमारी कॉन्फ्रेंस थी उस टाइम भी जो काम किया, इलेक्शंस में जो बात किया, सत्येंद्र जी ने, बडाना साहब ने बोला कि वहाँ पर जो हमारा ये टावर है, सुप्रीम टावर, उसके अंदर मीटिंग करी। वो तो इस बार जो इलेक्शन हुआ, वो किसी ने मेरे को वोट नहीं दी, ये जादू से वोट आई। और वो जादू है कुलदेवी। ये इलेक्शन में हमारे को 2700, ये मुझे ये भी एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कि कितनी वोट थी, ईमानदारी से बताता हूँ। मैं 600 वोटर से बात नहीं कर पाया हूँ, 600 वोटर से। परंतु नवंबर, हमारे इलेक्शन फरवरी में हो जाने चाहिए, फरवरी के जगह अप्रैल और अब कब मई में हुए। नवंबर से हर हफ्ते मैं अपनी कुलदेवी जो बेरी में है, मेरे घर से 70 किलोमीटर दूर है, हर हफ्ते गया हूँ। और मेरी पुरानी कार जो अभी 1 महीने में
वो मैं चला नहीं सकता, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे क्योंकि 10 साल पुरानी गाड़ी, उसका शीशा उतरता नहीं है। मैं खोलना चाहूँ बंद करना चाहूँ तो वो नहीं कर सकता आगे का। तो 2 साल से वो सिचुएशन, यानी कि पैसे नहीं थे पर टाइम नहीं था। खुद गाड़ी चला के सुबह 4 बजे निकल के 3 बजे उठकर 1 घंटा नहाना धोना कपड़े वो करने, 4 बजे घर से निकलकर 6 बजे वहाँ पहुँचकर 20 मिनट पूजा में जो फूल लेने प्रसाद लेना घर से भी लेके जाना, हर हफ्ते गया हूँ। और उस टाइम गया हूँ जब 10 गज के 5 गज की भी आगे ट्रक की लाइट नहीं दिखती, जो वो उस टाइम में मैं गया हूँ हर हफ्ते। और 8 बजे अपने घर आ गया। ये जो कुल देवी है ये मुझे नहीं पता था। इलेक्शन हम पहले भी लड़े, एक बार 2 वोट से हारा। बड़ाडा साहब ने पारिक साहब की सपोर्ट करी उस टाइम, इन्होंने 2 वोट से मुझे हराया। और मैंने चिंता नहीं, मैं ये बता रहा हूँ टाइम और शक्ति, कुल देवी की शक्ति, कि पारिक साहब ने मेरे को सपोर्ट किया। जिनका मेरा इलेक्शन दिल्ली में कोई ऐसी जगह नहीं थी, जब पारिक साहब मैं और मिस्टर जेठमलानी इलेक्शन लड़ रहे थे तो दिल्ली में या दिल्ली के आसपास ये इलाकों में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे पार्टी ना चल रही हो, और कोई आदमी पार्टी रखना चाहता तो उसको जगह नहीं मिल रही। आदिश अग्रवाल की पार्टी, पारिक साहब की पार्टी और ये हमारे राम जेठमलानी की पार्टी चल रही थी। और राम जेठमलानी मेरे से 23 वोट पीछे रह गए और 2 वोट से हम पारिक साहब से हार गए। और इलेक्शन हुआ, 21 वोट से हम हार गए, 41 से अगली बार हार गए, 61 से हार गए। परंतु ये जो कुल देवी, किसी ने बताया कि कोई अगर कुल देवी की सेवा करे, उसको इज्जत दे, तो कोई जायज चीज रुक नहीं सकती। ये मैं इसलिए हर इस इलेक्शन के बाद मेरा हिंदुस्तान भर में डिफरेंट हाई कोर्ट्स में फेलिसिटेशन हुआ है, डिफरेंट बार काउंसिल्स में हुआ है, डिफरेंट हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, मैं हर जगह सबसे पहले ये चीज़ बताता हूँ। ये इलेक्शन में माला पहन लेना, एक दूसरे की बड़ाई कर देना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है कि जिसके घर में काम रुके हुए हैं, बच्चा है, बहुत पढ़ा लिखा है, नौकरी कर रहा है, अच्छी नौकरी, शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, इतना पावरफुल आदमी है परंतु उसके काम कुछ नहीं हो रहे, पैसे भी खर्च करना चाहता है। जज के यहाँ जो बात अभी गर्ग साहब ने बोली है, करप्शन के कारण से, करप्शन पैसे देने को भी तैयार है परंतु उसका जब भी पैसे को लेने को तैयार नहीं। वो है कुल देवी की अगर सेवा कर लोगे तो सारे दरवाजे से, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। अभी मैं यहीं से वृंदावन से आ रहा हूँ, वहाँ ऑल इंडिया टैक्स प्रैक्टिशनर्स की एनुअल कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ मैं प्रिजाइड ओवर किया। तो मेरा हर जगह मैं ये बोलता हूँ, कोई काम रुक रहा है तो ये करके देख लेना, वहाँ पे जाइए, अपनी कुल देवी पता नहीं है बहुतों को, वैष्णो देवी चले जाएंगे और माताओं के अपने के नहीं, अपने के जाना है। यहाँ आपकी ड्यूटी है, जो पूजने की आपका धर्म है वो जाना है। दूसरा पितृ जो हमारे, ये भी, ये जो मरे हुए हमारे बुजुर्ग होते हैं वो तंग भी बहुत कर सकते हैं अगर वो हमसे राजी नहीं है, और राजी हैं तो जब जिंदे थे, जब कुछ नहीं कर पाए, वहाँ ऊपर बैठे हुए बहुत आशीर्वाद ऐसा देते हैं कि सारी चीजें काम हो जाते हैं। बहुत से श्राद्ध करते हैं परंतु कुछ कमी छोड़ देते हैं। कुछ कमी क्या है? फादर की डेथ हो गई या नहीं, ताऊ
फादर की डेथ हो गई, उनके भाई थे, बड़े थे, छोटे थे, उनकी डेथ हो गई पर वो कुंवारे थे, या शादी हुई बच्चे नहीं हुए, उनको भी ख्याल रखना आपकी ड्यूटी है। आप अपने फादर का कर रहे हो श्राद्ध, परंतु बे औलाद जब शादी ना हो या बच्चे नहीं हुए तो उनका भी श्राद्ध करना, उनको भी अमावस के दिन याद करना वो जरूरी है। ऐसे बाबा के भाई वगैरह कोई ऐसे ही रह गया, उसका भी ध्यान करना है। पर बाबा उनके भी, सब लेडीज कहेंगे हम तो बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, हर अमावस पे कर रहे हैं, परंतु अब ये गर्ग साहब करें, ये आदिश अग्रवाल है, ये पंडित है। तो ये मैं उदाहरण आपको, जो आदमी 4 बार हारा हो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे, परंतु कभी तीसरा नंबर नहीं हुआ, और वाइस प्रेसिडेंट में सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट को कुछ 600 वोट से मैंने हराया हूं। तो कहने का मतलब, अगर घर में सुखी बच्चों का और भाइयों में प्यार प्रेम रहे तो ये 2 चीज का ध्यान करना। और आप मुझे याद करोगे कि आदिश अग्रवाल ने कोई चीज, ये आदिश अग्रवाल, मैं आपको माला पहनाऊं, आप मुझे पहनाओ, मैं आपकी बड़ाई करूं, उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा वो है जो काम आए, और ऐसी चीज काम आए जिसका और कोई इलाज नहीं था। तो 2 चीज का करके आपने पितरों का रेगुलरली, अमावस के दिन, भूले बिसरे को कई बार पता नहीं होता, नाम ध्यान नहीं है, परंतु यही पता करके, पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटे घर हो गए, पुराने भाईचारा रहा नहीं, भाइयों में मुकदमेबाजी हो गई है, तो पूछते भी चीजें, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ये कर लोगे तो समाज का, सबकी भलाई है। जब तक प्रोस्पेरिटी रहती है कोई किसी को नुकसान नहीं देता। जब घर में सुख शांति नहीं होती, गरीबी होती है, तब पड़ोसी के हम बर्तन भी चुरा लेते हैं। तो इसलिए क्रिश्चियनिटी में हमेशा प्रेयर करते हैं कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, अपोजिशन लीडर्स, जो मेरे खिलाफ है उसको भी भगवान सद्बुद्धि दे, क्योंकि सद्बुद्धि देगा भगवान तो प्यार से सारी चीज निपट जाएगी। इसलिए क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियंस लोग प्रेयर में हर चीज को, कि भाई उनकी सुख शांति रहे, उनको सही प्रोस्पेरिटी रहे और उनका दिमाग ठीक रहे, इसलिए करा जाता है। बार एसोसिएशन, अपने राजेश बैसला जी, आपने ये प्रोग्राम रखने की इजाज़त दी, खटाना साहब को और विकास जी को मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। छुट्टी इतना उस वक्त आपने यहाँ ये प्रोग्राम रखा, ये बहुत बड़ी बात है, और मैं इस एहसान को भूलता नहीं हूँ। मैं कर्जे को उतार पाऊँ या नहीं, पर तो याद जरूर रखता हूँ, और मौका मिलता है मरने से पहले मैं हर एक का कर्जा उतारता हूँ। मैं रोहतक में, हमने एक सिटीजन्स क्लब बना रखी थी, तो हमने वहाँ एक कल्चरल प्रोग्राम एक ये कराया था, एक ड्रामा, ये जो मंडी हाउस पे जो होते हैं, हलवा सूजी का चस्का दूजी का, तो उसकी टिकट हमने बेची, परंतु फ्री में दिखाया एक्साइज वालों को। तो एक्साइज, और हमने टिकट भी उनको फ्री में नहीं दी, क्योंकि रोहतक जैसी जगह ये ऐसे प्रोग्राम हो तो दुनिया, बच्चे, उनके फैमिली वाले ऑफिसर, और उनको फ्री में ना, उन्होंने छापा मार दिया कि भाई ये तो हमारा एसएसपी को भी आना था, डीजे को भी आना था। डीजे तो आया, एसएसपी, क्योंकि एसएसपी के पास वो चले गए कि हमको फोर्स दो, कि हमने ये रोकना। कल्याण रुद्रा वीएनएडी वाज दी एसएसपी, तो वो गए, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि सर आ जाइए। बोले आदेश में आ नहीं सकता, क्योंकि आपके खिलाफ ये एक्साइज वाले आए थे,
तो मेरा आना ठीक नहीं है। वो पुलिस फोर्स मांग रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि पुलिस फोर्स दे रहा हूँ, और पुलिस फोर्स आपको प्रोग्राम रोकने के लिए नहीं। और पुलिस वालों को भी मैंने बोल दिया है, तुम तो वहाँ लैंड ऑर्डर मेंटेन करना, अगर ये ऑफिसर कोई गड़बड़ करे तो इन्हीं को मारना। तो उसको हमने प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मैंने नेशनल सिटीजन्स अवार्ड दिलवाया। जो थोड़ा सा भी किसी ने हेल्प करी और क्रूशियल टाइम पे, अगर वो बंद भी करा सकते थे, हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाती, जिनसे हमने 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 3-4 हजार आदमी से ले, वो तो कपड़े फाड़ देते हमारे, और उस टाइम पैसे भी वापसी देने लायक नहीं थे हम तो अभी बात आई कि जब मैं किसी पोजीशन पर आता हूं, मैं उसका रंग जरूर छोड़ के जाता हूं। ये मैं आपको बता दूं। मैं हरियाणा का सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल बना। मैंने हुड्डा साहब से 10% फ्लैट में प्लॉट में हुड्डा के, और 15% फ्लैट ये प्लॉट में हमने प्लॉट में 10% और 15% फ्लैट में मैंने वकीलों के लिए रिजर्वेशन कराया। उत्तर प्रदेश का मैं मुलायम सिंह सरकार का मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा। मुलायम सिंह से मैंने मार्गदर्शन की छुट्टी डिक्लेयर कराई। हरियाणा में भी बनिए रहे। मेरे मामा लगते हैं यूपी के बनारसी दास, वो भी चीफ मिनिस्टर है जनता रिजिम में। किसी ने बनिए ने मार्गदर्शन की छुट्टी नहीं करी। मुलायम सिंह से मैंने छुट्टी डिक्लेयर कराई। पंजाब सरकार का मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा। हम पाकिस्तान में 110 या 104 वकीलों का डेलीगेशन लेके गए थे। इफ्तार मोहम्मद चौधरी हमारे जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट है उसके वाइस प्रेसिडेंट है, मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो उन्होंने हमारा सुप्रीम कोर्ट में फेलिसिटेशन रखा था। तो उसी टाइम मेरे दिमाग में आया कि क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने डुअल सिटीजनशिप ले रखी है, ब्रिटेन की भी ले रखी है और पाकिस्तान की भी ले रखी है। उस बात पर एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इफ्तार मोहम्मद चौधरी के पास पेंडिंग थी। तो उसी टाइम मेरे दिमाग में आया, मैंने उनको कान में बोला लंच में कि ये हमें ये डिक्लेयर करा दो तो मेरी भी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। मैं पंजाब का एडिशनल एडवोकेट जनरल हूँ। तो उन्होंने मेरे फोन से, जो वो चौधरी जो इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को वहाँ इंटीरियर मिनिस्टर बोलते हैं, उनको फ़ोन करा कि आदिश अग्रवाल को कितनी देर में भेजूँ आपके ऊपर, जो वो कहते हैं देख लेना। तो मैं वहाँ का पाकिस्तान बार काउंसिल का मोहम्मद आरिफ खान को लेकर गया और वो वेट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुक्म करो क्या चाहते हो। मैंने कहा पंजा साहब को डिक्लेयर करना है होली सिटी। उन्होंने कहा कि चिट्ठी लाए हो। मैंने कहा चिट्ठी तो नहीं, तो दिमाग में अभी आई है। तो उन्हीं के ऑफिस में खुद मैंने टाइप करा उनके कंप्यूटर से, जब ही लेटर दिया। दूसरा लेटर उन्होंने उसी वक्त प्रकाश सिंह बादल जी के नाम एक चिट्ठी बना के कि ये जो पाकिस्तान सरकार ने डिसाइड किया है कि पंजा साहब को होली सिटी डिक्लेयर कर देते हैं और उसकी एक सेरेमनी रखनी है, आप बताइएगा किस तारीख को रखा जाए। तो मैं जहाँ भी हूँ रंग तो मैं छोड़ के जाता हूँ। अब दिक्कत यही मैं बता रहा हूँ। ये जो सुप्रीम कोर्ट की ये बहुत छोटी चीज है जो मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रहा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया मैंने जो जजेस के रिलेशन का इशू, शर्मा जी को पता है, 2002 में मैंने उठाया कि जो हाई कोर्ट के जितने जजेस हैं उन्हीं कोर्ट में, हाई कोर्ट में उनके रिलेटिव प्रैक्टिस कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने 450 जजेज उस टाइम काम कर रहे थे। उसमें से 150 वकील जजों के रिलेटिव उसी कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे।
मैंने रजिस्ट्रार जनरल से, बार काउंसिल, स्टेट की बार काउंसिल से, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से बड़ी मुश्किल से जो इन्फॉर्मेशन गैदर करी और एक लिस्ट जारी करी कि भाई, और चीफ जस्टिस खरे साहब थे, उनको मैंने चिट्ठी लिखी कि ये 150 जजेस 450 जजों में से उसी कोर्ट में उनके रिलेटिव प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इन जजों को ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, अदरवाइज वी विल बी कंपेल्ड टू टेक एक्शन अगेंस्ट द अर्निंग लॉयर्स बिकॉज दे आर वायलेटिंग द रूल ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया where 14 relations are forbidden to practice before their relative judges. कई जजेस ने हमारा लेटर और अखबार और टेलीविजन में आया, चंडीगढ़ से मेरे पास फोन आए, बॉम्बे से आए कि आदिश अग्रवाल तुमने एक गलत किया है, ये जो लिस्ट आउट कर दी। मैंने कहा आप जजों के रिलेटिव हो? बोले नहीं, जो गर्ग साहब कह रहे थे वे आदमी थे कि उनके पास पहले काम कराने के लिए क्लाइंट अप्रोच करते थे कि फलाने जज साहब का काम है तो वो काम करा दो, तो वो बोले कि आपने ये लिस्ट बता दी, फलाने जज का फलाना रिश्तेदार टेलीविजन में अखबार में दे दी, अब तो वे जो आदमी काम कराने वाले थे अब हमारे पास नहीं आएंगे, अब तो ये सीधे चले जाएंगे उन रिलेटिव के पास। तो जो काम कम हो रहा है आम वकील का, इस कारण से भी हो रहा है, क्योंकि पहले हमारे वकीलों के पास वकील साहब भी जब देखता है कि भाई इस केस में होने वाला काम है तो वकील साहब भी कह देते हैं हाँ मैं पक्का करा दूंगा। जज साहब बिक गए, असल में जज साहब के पास कुछ नहीं गया, वकील साहब ने बेच दिया। और जज कोर्ट में होना क्या है, दो में से एक चीज होगी कि या तो वो हारेगा या जीतेगा, जमानत देगा या नहीं देगा। उसमें ये कई नहीं होते, जो नाली का जो बारिश होती है, जो हमारे शर्त लगाते हैं कि भाई नाली में कितना पानी चलेगा, वो वाला काम नहीं है। उसमें जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितने रुपए का ऑर्डर करेगा जमानत का, उस चीज पे कोई वो नहीं होती बात। जमानत मिलने चाहे 50,000 की जमानत पर छोड़े, 2 जमानती मांगे या 1 मांगे या 10,000 की पे, वही मटेरियल है। तो करप्शन है, परंतु जुडिशरी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। हमारे बरूचा साहब थे चीफ जस्टिस, मैं वाइस चेयरमैन था बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी केरल में, उसके अंदर उन्होंने खुद बयान दिया कि हिंदुस्तान की 20% जुडिशरी करप्ट है। Chief Justice of India is making a statement with giving a specific percentage. Then press people asked me. I told this is very wrong on the part of the Chief Justice of India. If he has any information, he should take action. And if he is unable to take any action, then he should provide that list to us. We will take up this issue and टेक इट अप टू लॉजिकल एंड। अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं कर सकता, आप वो इन्फॉर्मेशन हमारे को दो, हम लिखेंगे, हम गवर्नमेंट को लिखेंगे। गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी जिसमें जज भी होंगे और एक पब्लिक का भी हमारा वकील होगा, जूरिस्ट होगा, और वाइस प्रेसिडेंट विल कॉन्स्टिट्यूट दैट कमेटी, और फिर उस जो वो फैक्ट फाइंडिंग करके और पार्लियामेंट में उसके इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग चालू करें। परंतु कोई नहीं दी, रिटायर हो गए। कहने का मतलब या तो हम बोले नहीं, खासकर जुडिशरी को, मैं कोई चीज बोलूं तो वो बोलूं जो कर सकते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसा बोले स्पेसिफिक अमाउंट। हमारी जब हम प्रेप में थे रोहतक में, तो बच्चे शैतान होते हैं स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट टीचर के पास चला गया, तो टीचर को जाके बोला कि जी आज क्लास मत लेना, 76% बच्चे क्लास में नहीं है, 76। वो आया तो उसमें 10-5 बच्चे जैसे नहीं होते, तुम लोग वो खड़ा हो जा। बोला कि क्यों? बोले कि तुमने तो ऐसे गिन के बताए थे, वैसे परसेंटेज हिसाब निकाल के कि 76% बच्चे नहीं है, तो ऐसे 20% आपने बताए, आपने कैजुअली नहीं बताया कि
कैजुअली जनरल हम कह देते हैं कि देयर इज ए करप्शन इन जुडिशरी, बट वी आर नॉट स्पेसिफाइंग ए स्पेसिफिक परसेंटेज। तो इस तरीके का जजेज को ऐसा गलत स्टेटमेंट देना, खुद जिसके आप हेड हो और फिर एक्शन ना लेना, उससे जुडिशरी की रेपुटेशन खराब होती है। और अगर जुडिशरी की डिग्निटी और रेपुटेशन खराब होगी तो सबसे नुकसान हमारा है, क्योंकि वकील क्लाइंट हमारे जुडिशरी में विश्वास रखते हैं तब कचहरी आते। जिस दिन ये विश्वास उठ गया तो हमारी रोटी पे सर पर, जजों पे नहीं। जजों को तो पेंशन भी मिलती है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंड कर दिया, पर्क्स को और बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के 1 महीने की जगह 4 महीने तक वो अपना बंगलो रख सकते हैं। परमानेंट जो है जजेस को भी, रिटायर्ड जजेस को भी परमानेंट स्टाफ दे दिया, परंतु वकीलों के कोई प्रोटेक्शन नहीं। अभी हापुड़ में इंसिडेंट हुआ, गाजियाबाद का तो कोई इंसिडेंट नहीं है। मेरे को हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर कहने लगे, सर रेजोल्यूशन ये गाजियाबाद के बारे में भी करो, पर तो असलियत में, क्योंकि मैंने तो MMH कॉलेज गाजियाबाद से किया लॉ, वहाँ पता चला जीजा साले का दोनों वकील हैं, उनका झगड़ा जमीन प्रॉपर्टी पे है और उसमें जाके मार दिया। अब उसमें कहो कि जी वकीलों को प्रोटेक्शन दो। अब कोई सोच ले आदिश अग्रवाल को मारना है यहाँ, अब ये विकास जी सोच लें, मैं कौन सोचे, इनकी तलाशी कौन लेगा। तो ये तो हमको एक एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट होना बहुत जरूरी है। और आपको मैं श्योर कर दूं गर्ग साहब, मेरे हटने से पहले या मेरे मरने से, अगर उसमें पहले या तो मर जाएंगे हम, परंतु एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट आके रहेगा आदिश अग्रवाल के कारण। उसके कंटेंट्स पर डिस्प्यूट हो सकता है, आप कुछ कहें, सरकार कुछ लाए, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, मैं कि सारी चीज ये हर आदमी पे एक पुलिस वाला साथ में होगा, गनमैन होगा, ऐसे नहीं होगा। वो मारने वाले तो मारेंगे, एक्ट जरूर होगा, ये मैं गारंटी से आपको एश्योरेंस दे सकता हूं, क्योंकि ये आदिश अग्रवाल है जो मोदी से कुछ नहीं लिया है। और जिस दिन मैं भूख हड़ताल पे बैठ गया, I am the president or not only of the Supreme Court Bar Association, I am the chairman of All India Bar Association, I am the president of International Council of Jurists. When I speak, it is a news value, not only, and if I am on fast till death, it will be a news throughout the world. And Modi is a person who is ready to do if he has come to know problem. And there are two people in politics. One is Mulayam Singh, other is Modi. I have been the additional advocate general of Mulayam Singh. I used to distribute 350 crore annually to different bar associations of the government of UP. जिसने कोर्ट्स के को देखा है, कोर्ट के वकीलों की सिचुएशन देखी है, वो आदमी वकीलों के लिए हमेशा तैयार रहता है। मुलायम सिंह हैज अंडरगोन सो मैनी परसिक्यूशन एंड प्रोसिक्यूशंस। उसे पता था कि वकील बस्ते पे बैठा है, ये अब तो चैम्बर हो गई सब जगह। हमने यूपी में 15 एकड़ जमीन हर कोर्ट को बनाने के लिए दी है। ये जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले, हाई कोर्ट जजेस, अगर हम कम देते थे तो वो लेने को तैयार नहीं होते थे। हम कहते थे कि अभी हम और एक्वायर करके जो 10 एकड़ जो है कोर्ट कम्प्लेक्स के लिए और 5 एकड़ जजों के घरों के लिए। तो हम कई बार कहते थे कि अभी 10 एकड़ हम दे देते हैं, 5 एकड़ बाद में दे देंगे, अभी टाइम लग रहा है। तो कहते नहीं 15 एकड़ पूरी दो, क्योंकि वो भी हमारे ऊपर प्रेशर बनाते थे हाई कोर्ट जो है। तो इस तरीके से ये मोदी जी भी, अगर उनको सही प्रॉब्लम पता चल जाए, मोदी जी को भी पता है वकीलों की ताकत,
जब ये 2014 का इलेक्शन हुआ तो उन्होंने ये राम जेठमलानी जी की ड्यूटी लगाई थी। और एक ये वकील है जो माहौल को बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। इलेक्शन का टाइम है। मेरी मेघवाल साहब जब मैं प्रेसिडेंट बना तो एक फेलिसिटेशन हुआ मेरा। उसमें मेघवाल साहब ये पहली बार है कि एक प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का, पहले तो किसी का फेलिसिटेशन ही नहीं हुआ, क्योंकि वे ऐसे वकील जीतते हैं उन पे एक, ये तो पारिक साहब तो थे पब्लिक के आदमी, परंतु उनका भी कहीं फेलिसिटेशन नहीं हुआ। इलेक्शन से पहले पार्टी सारे जगह हुई, परंतु फेलिसिटेशन केवल आदिश अग्रवाल का हुआ और सारी जगह हुआ हिंदुस्तान में। कम्युनिस्टों की जगह हुआ, केरल में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, बेंगलोर में हुआ, अपनी जगह तो अलग है। तो ये जो अपने मेघवाल साहब मेरे फेलिसिटेशन में आए, he was the chief guest, अटॉर्नी जनरल के, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। That is the only Adish Agarwal on whose felicitation these ministers and AG they participated. That is the first time. Why? Because I am a man of action. I am non-political. I have never been a member of any political party, although I have been very, very close to all prime ministers. At one point of time, I was senior additional advocate general of Bhupender Singh Hooda of Congress. Same time, additional advocate general of Punjab of Badal government, Akali and BJP. Same time, additional advocate general for Tamil Nadu, Karunanidhi government. Beside the special counsel for government of India. तो उन्हें पता है आदिश अग्रवाल को जो जायज बात हो आदिश अग्रवाल की, वो बात माननी है। क्योंकि मैं वकालत बड़े आदमियों पे नहीं करता। जितने भी पहले जीते हैं वो तो कोई 1 लाख लेता तो वो 11 लाख रुपए फीस कर देता है। आदिश अग्रवाल की वही फीस है। आदिश अग्रवाल गरीब आदमियों का वकील है जिनका कोई नहीं है, जैसे कि हमारा वो ये है वहाँ पे हारे का सहारा, हाँ, आदिश अग्रवाल वो है। पहले खुद हारा था, अब हारों का सहारा है। हाँ, खाटू श्याम जी, मैं वहाँ भी गया। मैं सारे जो आपके मैं रुड़की भी गया हूँ आपके। हाँ, मैं पानीपत या हमारे ये रिपक कंसल जी के साथ गया हूँ, पानीपत भी। बॉम्बे में जो मेन ये वो तो दुनिया जाती है भैया कि वहाँ पर जहाँ ये फिल्म एक्टर रहते हैं, ये वहाँ भी मैं उसमें गया हूँ। अजमेर शरीफ ये तो नॉर्मल है। हाँ, तो क्या है, ये जो शक्ति मिलती है वो जब ये जो ताकतें हैं, जब मरी हुई ताकतें, ये जिंदी कुछ नहीं है। मैं ईमानदारी की बोलता हूँ। मरा हुए जो इनके हुए हैं उनमें जो ताकत है वो वाली ताकत से मैं जीता हूँ। और किनको हराया? दुष्यंत दवे, 3 बार प्रेसिडेंट, जो मोदी को गाली देता रहा, जजों को गाली देता रहा। मैंने हराया रंजीत कुमार को, जो मोदी जी का सॉलिसिटर जनरल रहा 5 साल से ज्यादा टाइम। फिर मैंने हराया मिस्टर राकेश खन्ना को, जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और 1 बार प्रेसिडेंट रहा। 191 वोट से हराए। ये ऊपर वाले की करामात है। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल शुरू में और उसको एक्ट वो आदिश अग्रवाल हर हालत में कराएगा, चाहे कुछ भी पापड़ बेलने पड़े। आदिश अग्रवाल डरता नहीं है, क्योंकि इस तरीके के इंसिडेंट पुलिस तंग कर रही है, ऑफिसर्स तंग कर रहे हैं, वकील अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाता है। और एक वकालत का एक ऐसा प्रोफेशन है कि उसमें अगर वकीलों ने ठीक तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं निभाई तो हमारी डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो रेस्ट एश्योर्ड
एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट भारत सरकार की तरफ से आएगा, क्योंकि स्टेट की गवर्नमेंट क्या दिक्कत है कि हमारे जो आईपीसी हैं वो एक सेंट्रल एक्ट है, सीआरपीसी सेंट्रल एक्ट है, तो उसके अंदर जो राजस्थान गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने बिल बनाया, बिल को पास करा असेंबली के अंदर, गवर्नर के पास एसेंट करने के लिए गया, वहाँ के चेयरमैन का मेरे पास फोन आया, आदिश जी ये हमारा बिल अभी तक एसेंट नहीं मिली। मैंने कहा क्यों नहीं मिली, ये तो पास हो लिया। बोले कि गवर्नर ने राष्ट्रपति के पास भेज दिया। मैंने कहा वो क्यों भेज दिया, ये तो स्टेट, ये तो एक्ट असेंबली ने किया, राष्ट्रपति का तो एसेंट नहीं देना है, राष्ट्रपति को तो सेंट्रल बिल जो पास होता है उसको एसेंट देना। बोले कि उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जो आईपीसी और सीआरपीसी के खिलाफ हैं, और वो क्योंकि सेंट्रल एक्ट के खिलाफ नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति के परमिशन के लिए भेजा। इसी तरीके से जो अपना कर्नाटका गवर्नमेंट में पिछली जो सरकार बीजेपी की थी, उसके अंदर हमारे जो ये वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, अभी आए थे 3 दिन पहले भी मेरे पास आए थे, उन्होंने झगड़ा करके कर्नाटका के वकीलों ने एजिटेशन बड़ा चलाया, और आखिर में, और चीफ मिनिस्टर जो पहले चीफ मिनिस्टर थे वो बिल्कुल राजी थे, उन्होंने हाँ कर रखी थी, वो बीजेपी के नहीं थे, वो दूसरी पार्टी से आए, परंतु डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी का था और वो वकील था। उसने कहा कि अगर ये इस चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में हो गया तो मेरी तो कुछ रहेगी नहीं वैल्यू। उसने पास ही कैबिनेट के अंदर भी नहीं पास होने दिया। हमारे वकील कर्नाटक के कई दिन स्ट्राइक पर रहे। अल्टीमेटली गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड एंड द कैबिनेट एग्रीड टू असेंबली में वो सबमिट करा। आखिरी दिन हुआ, वो सबमिट हुआ, केवल बिल पास नहीं हुआ, और उसी दिन जो हाउस को जो है वो कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, और उसके बाद इलेक्शन हो गए, और उसके बाद ये कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई। कहने का मतलब जो हम स्टेट गवर्नमेंट से ये एक्ट पास हो नहीं सकता, क्योंकि ये प्रोविज़न जो हमारे जो सेंट्रल एक्ट हैं उसके कई चीज़ें उसमें आड़ी आ जाती हैं। तो ये वाला मेरी गारंटी है कि ये वाला मेरे हटने से पहले पास हम जरूर करा लेंगे, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, हमारे वकील सारे इकट्ठे हैं, और जो रीसेंट इंसिडेंट्स हमारे वकीलों के खिलाफ हो रहे हैं ये एक अच्छी चीज़ है। हमको टेकअप करने का एक ग्राउंड मिल गई। अगर ये इंसिडेंट नहीं होता, किसी का बीमार होता है तो हम उसके घर जाते हैं, अगर बीमार ना हो, शादी ना हो, तो किस बहाने, कोई बहाना भी तो चाहिए ना। तो रीजन, देयर इज अ रीजन टू अप्रोच द गवर्नमेंट, देयर इज अ रीजन टू कंपेल द गवर्नमेंट, एंड लीडरशिप लाइक me will never go down if our demands are genuine. Government is duty bound to accept, and especially when Modi is the chief minister, prime minister, because he knows the situation of the lawyers, and election is there. So this you can rest assured. और चैम्बर्स के बारे में हमने चैम्बर्स के बारे में लॉ मिनिस्टर से बात करी, परंतु एक्सक्लूसिवली चैम्बर का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं। दिल्ली में तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, क्योंकि दिल्ली इज यूनियन टेरिटरी एंड लैंड सब्जेक्ट इज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही हैज एश्योर्ड फॉर अस in Delhi we will certainly get, and I am going to meet the Prime Minister with all these demands regarding states. As I earlier mentioned, this is a subject matter of the state government. This is a right time, because politically in every state political situation is very
fluid. It is not, there is a wave. Once there is no wave, then we can get anything. So, if you will put up, and I will also take up the issue with this state government, कि हरियाणा में चाहे हमारे लॉ मिनिस्टर तो कहते सारे इंडिया में, पर वो तो मुंह से निकल जाती है। असलियत में पावर नहीं है, जमीन तो स्टेट में स्टेट के पास है। वो प्राइम मिनिस्टर भी चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करके करा सकता है, वो अलॉट नहीं कर सकता। तो स्टेट में भी ओपी शर्मा जी हमारे गार्जियन रहे, ये और प्रधान जी सारे, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारे प्रेजेंट एंड पास्ट all are working together. I am sorry to say, in our Supreme Court, जो प्रेसिडेंट रहे, एक पारिक साहब आ जाते हैं आफ्टर प्रोग्राम में, और प्रेसिडेंट वो पता ही नहीं कहाँ है। जब हम पब्लिक लाइफ में हैं तो हमको हमेशा पब्लिक में रहना चाहिए, कम से कम प्रोग्राम में तो हम दिखाई दें। आपके यहाँ इतना भाईचारा है, आप में आपस में भी इलेक्शन हुआ, परंतु फिर भी प्रोग्राम में इकट्ठे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये भाईचारा ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब डिवीजन कोर्ट में ही देखा जाता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं देखा जाता। वहाँ तो कि सबको ये है कि ये इतने जो ज़्यादा पैसे कमाएगा, मैं जीरो हो जाऊँगा प्रैक्टिस में, वो वाला ध्यान रखते हैं। तो आपका मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ। मैंने जब मैं वाइस चेयरमैन था, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट शर्मा जी जानते हैं, हमने ये डिमांड रखी कि अगर कोई जज करप्ट है, अगर सही में वो करप्ट है, अगर हम उसको करप्ट बोलते हैं, तो दिस विल बी नॉट ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये आदिश अग्रवाल ने जब वाइस चेयरमैन था बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, अमेंड कराया था, वहाँ पार्लियामेंट में मेरी एविडेंस हुई, क्योंकि हमने कहा कि इससे तो डेमोक्रेसी और हम वकील जो है ठीक तरीके से काम नहीं कर सकते। अरे अगर हम किसी जज के खिलाफ इंस्पेक्टिंग जज के पास या चीफ जस्टिस के पास हम चिट्ठी लिख दें कि जी ये जज करप्ट है और हमारे पास एविडेंस है, तो पहले कंटेम्प्ट बन जाती थी। हाई कोर्ट डायरेक्टली वो चिट्ठी देख के उसको रिपोर्ट भी सेशन जज को रिपोर्ट बना के भेजने की जरूरत नहीं होती, वहीं से वो रजिस्ट्रार से कह के उसका पुलंदा बना के और कंटेम्प्ट चालू कर देते थे। तो मैंने कहा कि सच्चा डिफेंस ट्रुथ जो है, अगर कोई है और कोई ट्रुथ को बोलता है और वो प्रूव कर सकता है, तो वो कंटेम्प्ट नहीं मानी जाएगी। ये आदिश अग्रवाल का है, क्योंकि मैं जो सच्चाई से कभी दबता नहीं। मैंने कहा ना बनिया हूँ, परंतु हरियाणा का बनिया गुजर और जाटों के बराबर होता है हरियाणा का। हाँ, आपके विचारों से मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मैं हुई नहीं असली। नहीं आप और शर्मा जी शेर वगैरह हो दोनों हैं? आप ये कह रहे हो कि हम असली नहीं है। ना, मैंने भी शेर वगैरह हो दोनों, एक मुझे दो, एक मुझे तेरह, दो से जो हमारे जो हैं सत्येंद्र बड़ानंद जी ने कहा, ये जो अमेंडमेंट आए, ये बीडी कौशिक एक केस था, उसमें आए। असलियत में पारिक साहब नहीं चाहते थे, परंतु सिचुएशन उस टाइम वो उनको ऐसा कमजोर कर दिया गया, क्योंकि वो आदिश अग्रवाल से बड़ी मुश्किल से 2 वोट से जीते। तो जो इलिट क्लास हैं, जो जजों की चमचागिरी करते हैं, उन्होंने पारिक साहब को समझाया कि ये अमेंड करा देंगे तो आदिश अग्रवाल कभी जीत नहीं पाएगा और आप ही जीतते रहोगे। तो उन्होंने ये अमेंडमेंट, वो कोई आम क्या होता है, हमारे एक्ट, हमारे जो रूल हैं, आपके यहाँ भी अगर रूल्स को अमेंड करना है, आप क्या हो सकता है बराबर का हो, हमारे यहाँ 2/3 में अमेंडमेंट हो सकता है। तो उन्होंने जनरल बॉडी में नहीं लेके गए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पंचाल साहब थे। अब क्या बताऊं, जो हु कैन बी डिक्टेटेड बाय द लॉयर्स,
and by those lawyers who don't know the law. What I can say, 3-member committee suggested कि जी ये जो हर एक को वोटिंग, उनकी आर्गुमेंट, पीपी राव की आर्गुमेंट क्या थी कि जी ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये तो पटना मुजफ्फरनगर बार एसोसिएशन, रोहतक बार एसोसिएशन बन रही है, ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ तो बड़े नपे तुले वकील आने चाहिए। परंतु इतनी बेवकूफ़ी की आर्गुमेंट करी और उसमें ऑर्डर करा दिया। आई एम सॉरी टू से कि उन्होंने पहला सजेशन ये दिया कि केवल वोटिंग राइट उनको हो जिनको चैम्बर अलॉटमेंट कराने का एलिजिबिलिटी हो। इतने बेवकूफ़ दे से कि दे आर, अब नहीं कहना चाहिए, दे हैव गॉन टू, हाँ नहीं, ऊपर चले गए, अब वो ज़्यादा पावरफुल है मेरे हिसाब से, दे विल ब्लेम मी, कि उन्होंने कह दिया कि चैम्बर अलॉटमेंट के रिक्वायरमेंट, चैम्बर अलॉटमेंट के रिक्वायरमेंट थी कि 25 या 50 तो अपीयरेंस, और सीनियर एडवोकेट का घर दिल्ली में होना चाहिए। पीपी राव उसके एक मेंबर थे, उनका घर नोएडा में था, वो हो गए बाहर। जब वो सर्कुलर निकाला वोट के, आपके पास भी आया होगा शुरू में, उसके अंदर ये कंडीशन आई। और पारिक साहब की खुद की 13 अपीयरेंस निकली साल में। आदिश अग्रवाल उस टाइम 3 स्टेट का एडिशनल एडवोकेट जनरल था, मेरी 150 निकली। जो सोचते थे कि आदिश अग्रवाल को रोक देंगे, अरे आदिश अग्रवाल के वे वोटर हैं जिनकी वोट, उनके पास वोटिंग उनके कोई खत्म ही नहीं कर सकता। वे आदमी होते हैं जो नहीं भी जाए तो उनकी हाजिरी लग रही है, क्योंकि वो अपीयरेंस लगवा लेती हैं अपनी। तो जब ऐसे उनकी वोट कट गई, फिर उन्होंने अगली एप्लीकेशन लगाई कि नहीं, सीनियर एडवोकेट को तो चाहे एक भी अपीयरेंस ना हो, वो वाली आप उनको वोटिंग राइट रखो। जो गवर्नमेंट का वकील है, जो एमिकस क्यूरी है, वो एक भी उसकी अपीयरेंस नहीं हो, उनका वोटिंग राइट रखो। ऐसे उन्होंने 0 बना दिया। अगर वो वाला होता जो उन्होंने शुरू में दी थी, तो 200 से ज़्यादा वोटर नहीं बन रहे थे। आदिश अग्रवाल उनमें से एक होता, और आदिश अग्रवाल परमानेंट प्रेसिडेंट होता उनमें 200 में। तो यह डायरेक्शन आ गई है वर्मा जी की। पर ये ऐसे टोटके और ऐसी सच्चाई कभी नहीं मिलेगी। ये लच्छेदार इंग्लिश तो मिलेगी, ये हरियाणे वाली नहीं मिलेगी। तो ये अमेंडमेंट अब क्या हुआ, अब आदिश अग्रवाल बन गया। फिर अब ये सुप्रीम कोर्ट में फिर ये चोला चला। तो जो हमारे विकास सिंह जी हैं, वो मेरे से पहले प्रधान थे। अब उन्होंने, ये हमारे रीपक जी बैठे हैं, इनकी पिटीशन थी कि जो ये मीडिएटर हैं, इनकी वोट का फैसला करो। इनकी वोट का फैसला करा दिया। उसके बाद उन्होंने, विकास सिंह जी ने, क्योंकि आदिश अग्रवाल जीत गया और 191 वोट से जीत गया, जो मैं इतनी वोट से कुछ जीता नहीं कभी भी सुप्रीम कोर्ट में, उससे जीत गया। तो अब ये सारे जो इलिट क्लास अपने आप को समझते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट हैं, तो उन्होंने अब ये करा कि सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जी पहले भी ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा था बीडी कौशिक में, इसमें आप ये कि किसको वोटिंग राइट होना चाहिए, ये अब दोबारा से वो करो। अच्छा, चालू तो करा था, आदिश पहले से इनकी पिटीशन थी, परंतु कुछ दौरान में आदिश अग्रवाल बन गया। तो वे विकास सिंह जी अपना खड़े हो रहे हैं। विकास, जब मैं बन गया तो उन्होंने अपने आप को एमिकस क्यूरी बोल दिया कि माय लॉर्ड आदिश अग्रवाल हैज बिकम द प्रेसिडेंट, बट आई विल असिस्ट दिस कोर्ट। हमारे सूर्यकांत जी जज उसके बेंच के हेड हैं, उस बेंच के, तो हम पेश हुए। मैंने कहा माय लॉर्ड, नाउ दिस मैटर इज ओवर। जो मिस्टर इन्होंने रीपक कंसल जी की जो पिटीशन थी, जो उनकी प्रेयर थी, वो इनफ्रक्चस हो गई है, अब आप इसको डिसमिस कर दो। तो उन्होंने, विकास सिंह जी ने अपना सजेशन दिया कि हर आदमी का, हर वोटर जो बनना चाहता है, उसकी 25-25 अपीयरेंस होनी जरूरी है।
मैंने जब उन्होंने दिया, खुद नहीं आए, अपने जूनियर को भेज दिया, तो मैंने कोर्ट को बोला, माय लॉर्ड, दिस कोर्ट हैज नो जुरिडिक्शन नाउ, काइंडली डिसमिस इट. एंड हाउ यू हैव अपॉइंटेड मिस्टर विकास सिंह एज एमिकस क्यूरी? He is not the president, Radish Agarwal is the president. Then he says, no, I have not appointed, everybody is amicus curiae in this court. मैंने कहा, but in order sheet it has been mentioned, and lordship should have appointed amicus curiae to a person who knows the law. I am sorry, he don't know the law. How you can appoint? उनको कानून का ही नहीं पता. उन्होंने पिछली तारीख पे ये कोर्ट को कहा कि कमेंट्स फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड कमेंट्स ऑफ द सब कमेटी ऑफ मेंबरशिप कमेटी शुड बी ऑब्टेन्ड अबाउट द अमेंडमेंट्स. सो आई टोल्ड ही डोंट नो. ओनली द जनरल बॉडी ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैज द पावर टू सजेस्ट एनी अमेंडमेंट, एंड दैट टू व्हेन एनी रिक्विजिशन कम्स बाय हैविंग 150 मेंबर सिग्नेचर. And if it is passed by 2/3 majority, then only the amendment will be carried out. Court can direct us if somebody bring any requisition, and if we fail in calling the general body, then court can only ask us to call the meeting, but can't take any decision. Now Radish Agarwal is the president. I will not allow any illegality. So rest assured, अभी तो जो मेंबर हैं उनकी खत्म होने की बात थी. अभी आदेश खत्म तो नहीं होने देगा. रिड्यूस आगे कुछ हो जाए वो आगे हम देखेंगे. मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कटाना साहब, आपका भी. और मैं सारे नाम लिखे थे, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि विकास जी और पीछे आ गए हैं कि आगे ना बोले. तो बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, क्योंकि जो आपके ओजस्वी विचार हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बार के अधिवक्ताओं के लिए